नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का ट्यूटोरियल चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में सीटेट एग्जाम के लिए संस्कृत पेडागोजी का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। लास्ट में 30 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। चलिए सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। पहला अध्याय है दोस्तों भाषा अर्जनम एवं भाषा अधिगमा। इसका मतलब है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा को आत्मसात करने की दो विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं, एक है नैसर्गिक या प्राकृतिक और दूसरा है प्रयासजन्य या प्रयासपूर्ण। जो नैसर्गिक है, नैसर्गिकी जो लिखा है, प्राकृतिक जो लिखा गया है, ये दोस्तों भाषा अर्जन से संबंधित है, और जो प्रयासपूर्ण है ये भाषा अधिगम से संबंधित है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले भाषा अर्जनम के बारे में बात करेंगे। भाषा अर्जनम यह वह प्रक्रिया है जिसमें बालक बिना किसी औपचारिक शिक्षण के अपने परिवेश से भाषा ग्रहण करता है। ठीक है, तो भाषा अर्जनम क्या है? जहां पर बालक बिना किसी औपचारिक शिक्षण के अपने परिवेश से भाषा ग्रहण करता है, वह भाषा अर्जनम कहलाता है। सहजा स्वाभाविकी चा प्रक्रिया, यह दोस्तों एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या? भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है? सहजा स्वाभाविकी चा प्रक्रिया, यह एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। और अनौपचारिक की प्रक्रिया, यह अनौपचारिक प्रक्रिया है, इसमें किसी विद्यालय या समय सारणी की आवश्यकता नहीं होती है। यह परिवार एवं समाज के मध्य घटित होता है, तो इसीलिए इसे अनौपचारिक कहा गया है। अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया, बालक व्याकरण के नियमों को जाने बिना ही भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है भाषा अर्जनम में। मातृभाषाया प्रधानता, अर्जन का मुख्य संबंध मातृभाषा से होता है। अनुकरणम, बालक अपने बड़ों का अनुसरण करके ध्वनियों और शब्दों को सीखता है। तो भाषा अर्जनम से संबंधित ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। भाषा अधिगम के बारे में बात करेंगे। जब भाषा को नियमों, सोपानों और शिक्षक के निर्देशन में सीखा जाता है तो उसे अधिगम कहते हैं, भाषा अधिगम कहते हैं। प्रयासजन्य प्रक्रिया, इसके लिए दोस्तों सचेत और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है भाषा अधिगम के लिए। और औपचारिकी प्रक्रिया, यह प्रक्रिया विद्यालय नियमावली और पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से पूर्ण होती है। सचेतन प्रक्रिया, यहाँ बालक व्याकरण के नियमों और अर्थों के प्रति पूर्णतः सचेत रहता है। द्वितीय भाषा, संस्कृत अथवा अन्य विदेशी भाषाओं का अधिगम इसी श्रेणी में आता है। शिक्षकस्य भूमिका, यहाँ शिक्षक एक मार्गदर्शक और प्रशिक्षक के रूप में अनिवार्य होता है। तो भाषा अधिगम के बारे में ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के सूत्र यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले नोम चॉम्स्की के बारे में बात करेंगे, इससे संबंधित प्रश्न हर बार पूछा जाता है। सिद्धांत इन्होंने दिया है बालकेषु भाषा अधिग्रहणस्य क्षमता जन्मजाता भवति, बालकों में भाषा अधिग्रहण की क्षमता जन्मजात होती है, नोम चॉम्स्की ने कहा है। यंत्रमः, मनुष्य के मस्तिष्क में भाषा अधिग्रहण यंत्रम विद्यमान होता है, एलईडी विद्यमान होता है। एलईडी के बारे में ध्यान रखिएगा। लेव वाइगोत्स्की, भाषा विकास सामाजिक अंतःक्रियाया परिणाम अस्ति, भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। जेडपीडी के बारे में ध्यान रखिएगा। लेव वाइगोत्स्की संबंधित है समीपस्थ विकास क्षेत्र से संबंधित है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है दूसरा अध्याय भाषा शिक्षण से सिद्धांता। भाषा शिक्षण के सिद्धांत यहाँ पर देखेंगे। एक है रुचि सिद्धांता, रुचि का सिद्धांत। संस्कृत शिक्षण में छात्र की रुचि जागृत करना अनिवार्य है, इसके बिना शिक्षण निष्फल हो जाता है। ठीक है। रुचि सफलताया कुंजिका अस्ति, रुचि सफलता की कुंजी है। शिक्षण विधि, क्रीड़ा विधि और गीतों का प्रयोग, मतलब खेल विधि और गीतों का प्रयोग इसमें किया जाता है। क्रियाशीलताया सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत यहाँ पर देखेंगे। इसे बहुमुखी प्रवृत्ति सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहता है। इस सिद्धांत में छात्र को श्लोक कंठस्थ करना और उनका सस्वर पाठ करना इसमें प्रयोग के रूप में आप कर सकते हैं। छात्र को श्लोक कंठस्थ करना और उनका सस्वर पाठ करना, ये दोस्तों क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत है। मौखिक कार्य सिद्धांत, मौखिक कार्य का सिद्धांत। भाषा मूलतः मौखिक होती है,
अतः लेखन से पहले छात्र को बोलने और सुनने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। भाषा शिक्षणस्य आरंभः मौखिक कार्येण भवेत्। भाषा शिक्षण का आरंभ मौखिक कार्य से होना चाहिए। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अभ्यासस्य सिद्धांतः, अभ्यास का सिद्धांत, भाषा एक कला है और अभ्यास से ही इसमें निपुणता आती है। संस्कृत शिक्षणे पुनः पुनः अभ्यासा अनिवार्य। शिक्षण सूत्राणी यहाँ पर देखेंगे। सरलात् कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर सिद्धांत है शिक्षण। एक सूत्र है ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर। मूर्तात् अमूर्तम प्रति, मूर्त से अमूर्त की ओर। विशिष्टात् सामान्यम प्रति, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसे आगमन विधि भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है भाषा कौशलानी। भाषाई कौशल यहाँ पर देखेंगे। सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए, इससे संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। किसी भी भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए 4 कौशलों का विकास अनिवार्य है। संस्कृत में इन्हें चत्वारि भाषा कौशलान कहा जाता है। इनका विकास एक मनोवैज्ञानिक क्रम में होता है। जैसे कि कौशलों का क्रम यहाँ पर दिया गया है, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषाई कौशल का क्रम है। इसे ध्यान रखिएगा। इन कौशलों को 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक है ग्रहणात्मक कौशलानी, जिनसे हम सूचना ग्रहण करते हैं, जैसे कि श्रवणम, पठनम, सुनकर, पढ़कर। और एक है अभिव्यक्तात्मक कौशलानी या उत्पादक कौशलानी, जिनसे हम अपने विचार प्रकट करते हैं, जैसे कि भाषणम, लेखनम, बोलकर, लिखकर। श्रवण कौशलम, सुनने का कौशल। श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। देखिए, श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य है श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, मतलब सुनकर अर्थ ग्रहण करना। विशेषता क्या है? यह प्रथम कौशल है और अन्य तीनों कौशलों का आधार है। साधन है गुरुमुखम, शिक्षक की वाणी, परिवार में सदस्य, ध्वनि मुद्रिका में टेप रिकॉर्डर, दूरभाष में फोन। भाषण कौशलम या मौखिक अभिव्यक्ति, बोलने का कौशल यहाँ पर देखेंगे। इसका उद्देश्य है मौखिका अभिव्यक्ति, अपने विचारों को मुख से व्यक्त करना। इसमें शुद्ध उच्चारण पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। गतिविधियां यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कविता पाठ और कहानी सुनाना, कथा कथनम, वाद विवादा, ये सभी गतिविधियां इसके अंतर्गत आती हैं। पठन कौशलम, पढ़ने का कौशल। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना इस कौशल का मुख्य उद्देश्य है। कुछ प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि सस्वर पठनम, स्वर और लय के साथ पढ़ना, छोटे बच्चों और कविता के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। एक होता है मौन पठनम, मन ही मन में पढ़ना, गहन अध्ययन और समय की बचत के लिए यह उपयुक्त है। एक है द्रुत पठनम, शीघ्रता से पढ़ना, केवल मुख्य बिंदु जानने के लिए। तो ये सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लेखन कौशलम, लिखने का कौशल। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों लिखित अभिव्यक्ति है, विचारों को लिखकर व्यक्त करना। विशेषता क्या है? यह भाषा का अंतिम कौशल है। इसमें लिपि का ज्ञान और वर्तनी की शुद्धता अनिवार्य है। विधियां यहाँ पर है, जैसे कि मोंटेसरी विधि, अनुलेख, श्रुतलेख, सुनकर लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा उपयोगी बिंदु यहाँ पर देखेंगे। पठन कौशलस्य मुख्यम उद्देश्यम किम, पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है अर्थ ग्रहणम। भाषा कौशलानाम विकासः कथम भवति, भाषाई कौशलों का विकास कैसे होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अंतः संबंधित रूपेण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत शिक्षण विधियां, संस्कृत शिक्षण की विधियां यहाँ पर देखेंगे। संस्कृत शिक्षण की विधियों को मुख्य रूप से 3 कालों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक विधि की अपनी विशिष्ट शब्दावली और प्रक्रिया है। जैसे कि प्राचीन विधियां हैं। ये विधियां मौखिक परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है, गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। एक है पाठशाला विधि, इसे गुरुकुल विधि भी कहते हैं। इसमें उपनयन संस्कार के बाद मौखिक रूप से वेदों का अध्ययन कराया जाता था। पारायण विधि में इसमें बिना अर्थ समझे केवल मंत्रों को बार बार कंठस्थ किया जाता था। सूत्र विधि में व्याकरण पढ़ाने के लिए छोटे छोटे सूत्रों का प्रयोग किया जाता था। इसे घट स्थापन विधि भी कहते हैं। वाद विवाद विधि, तार्किक क्षमता बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच चर्चा कराना। नेक्स्ट है नवीन विधियां। जब शिक्षा में आधुनिकता का समावेश हुआ तब ये विधियां प्रचलन में आई। जैसे कि भंडारकर विधि, इसका वास्तविक नाम दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि है, ध्यान रखिएगा। भंडारकर विधि का वास्तविक नाम व्याकरण अनुवाद विधि है। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने इसे शुरू किया था।
इसमें पहले व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं और फिर संस्कृत से मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। पाठ्य पुस्तक विधि, इस विधि के समर्थक डॉक्टर वेस्ट महोदय थे। इसमें पाठ्य पुस्तक को ही शिक्षण का आधार माना जाता है। एक है प्रत्यक्ष विधि, इसमें संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। मातृभाषाया प्रयोग वर्जिता, मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है। इसे निर्बाध विधि भी कहते हैं। नवीनतम उपागम, आधुनिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम के बारे में बात करेंगे। आधुनिक उपागम के अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य छात्र को संस्कृत में संवाद करने की योग्य बनाना है। एक है समावेशी शिक्षा, सभी प्रकार के बालकों को एक ही कक्षा में संस्कृत सिखाना। व्याकरण शिक्षण से विशिष्ट विधियां, व्याकरण शिक्षण की विधियां यहाँ पर दी गई हैं। व्याकरण पढ़ाने के लिए ये दो विधियां सबसे ऊपर हैं, सर्वोपरि हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि का क्रम है उदाहरणानि नियमाः, पहले उदाहरण फिर नियम, यह मनोवैज्ञानिक और श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। एक है निगमन विधि, इसका क्रम है नियमाः उदाहरणानि, पहले नियम फिर उदाहरण, तो दोनों ध्यान रखिएगा, और यह रटने पर बल देती है। पद्य शिक्षण से विधिया, कविता शिक्षण की विधियां। देखिए दोस्तों, कविता या श्लोक पढ़ाते समय इन दो विधियों के नाम संस्कृत में बार बार आते हैं। एक है दंडान्वय विधि और एक है खंडान्वय विधि। दंडान्वय विधि में इसमें वाक्य को व्याकरण के आधार पर सीधे क्रम में लगाया जाता है, कर्ता कर्म क्रिया। और खंडान्वयन विधि, जिसे श्रेष्ठ विधि कहा जाता है, इसमें श्लोक के भाव को समझने के लिए छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ कीवर्ड यहाँ पर देखेंगे। यदि प्रश्न में भंडारकर विधि आए तो उत्तर में व्याकरण अनुवाद आपको खोजना है। यदि प्रश्न में मातृभाषा निषेध, मातृभाषा का निषेध आए तो उत्तर प्रत्यक्ष विधि आपको खोजना है। यदि प्रश्न में उदाहरणतः नियमम प्रति, उदाहरण से नियम की ओर आए तो उत्तर आगमन विधि होगा। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री एवं पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तकम, शिक्षण सहायक सामग्री और पाठ्यपुस्तक। देखिए दोस्तों, संस्कृत जैसी प्राचीन और समृद्ध भाषा को जीवंत बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री अनिवार्य है। शिक्षक के लिए ये साधन है साध्य नहीं। शिक्षण सामग्र्याः वर्गीकरणम, सामग्री का वर्गीकरण। संस्कृत शिक्षण में उपयोग होने वाली सामग्री को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। एक है श्रव्य सामग्री, जिसे केवल सुना जा सकता है, उदाहरण के लिए आकाशवाणी, ध्वनि मुद्रिका, ग्रामोफोन। उपयोगिता के बारे में बताया गया है, शुद्ध उच्चारण और श्रवण कौशल के विकास के लिए। एक है दृश्य सामग्री, जिसे केवल देखा जा सकता है, उदाहरण के लिए श्यामपट, मानचित्र, रेखाचित्र, प्रक्षेप यंत्रम, सूचना पट्टा। उपयोगिता क्या है, कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने और स्मृति बढ़ाने के लिए। एक है दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसे देखा और सुना दोनों जा सकता है, उदाहरण के लिए दूरदर्शनम, चलचित्रम, संगणकम। उपयोग क्या है, यह सर्वाधिक प्रभावशाली सामग्री मानी जाती है क्योंकि इसमें एक साथ कई इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। पाठ्यपुस्तकम, संस्कृत शिक्षण में पाठ्यपुस्तक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु आधुनिक शिक्षा शास्त्र के अनुसार यह एक संसाधन मात्र है। पाठ्यपुस्तक से विशेषताएं, विशेषता, इसकी विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। उद्देश्य पूर्णता, पुस्तक छात्र के मानसिक स्तर और पाठ्यक्रम के अनुरूप होनी चाहिए। चित्रमयी, प्राथमिक स्तर पर चित्रों का अधिक प्रयोग होना चाहिए जिससे रुचि बनी रहे। शुद्धता, मुद्रण और व्याकरण की दृष्टि से अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। ये सब विशेषताएं हैं पाठ्यपुस्तक की। शिक्षक दृष्टि, पाठ्यपुस्तकम साधनम अस्ति साध्यम न, पाठ्यपुस्तक एक साधन है, साध्य नहीं। तो शिक्षण का मुख्य लक्ष्य भाषा का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। चलिए, रियलेलिया वास्तविका पदार्था के बारे में बताया गया है। जब शिक्षक कक्षा में किसी शब्द को समझाने के लिए वास्तविक वस्तु जैसे फल, फूल, पेन का प्रयोग करता है तो उसे संस्कृत में वास्तविक पदार्था कहते हैं। इससे छात्र का मूर्त अनुभव बढ़ता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं। संस्कृत शिक्षणे सर्वाधिकम प्रभावशाली साधनम किम, संस्कृत शिक्षण में सबसे प्रभावशाली साधन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दृश्य श्रव्य सामग्री, जैसे कि संगणकम या दूरदर्शनम। श्यामपट्टस्य प्रयोगः कथम करणीयः, श्यामपट्ट का प्रयोग कैसे करना चाहिए? तो स्पष्ट लेखनेन मुख्य बिंदुनाम प्रदर्शनेन च, स्पष्ट लिखने और मुख्य बिंदुओं को दिखाने के लिए। नेक्स्ट है मूल्यांकनम एवं उपचारात्मकम शिक्षणम, मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण।
मूल्यांकनस्य स्वरूपम, मूल्यांकन का स्वरूप। देखिए दोस्तों, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके दो मुख्य अंग हैं। एक है सतत व्यापक मूल्यांकनम, बालक के शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों पक्षों का निरंतर आकलन किया जाता है। एक है रचनात्मक मूल्यांकनम, शिक्षण के दौरान किया जाने वाला आकलन है ताकि तुरंत सुधार किया जा सके। एक है योगात्मक मूल्यांकनम, सत्र के अंत में किया जाने वाला आकलन है जो श्रेणी या ग्रेड प्रदान करने के लिए होता है। नेक्स्ट है निदानात्मकम परीक्षणम एवं उपचारात्मकम शिक्षणम। सबसे पहले निदानात्मकम परीक्षणम के बारे में बात करेंगे। अर्थ है छात्रस्य असफलतायाः रिक्ततायाः व कार्यस्य अन्वेषणम, छात्र की असफलता या कमी के कारणों की खोज करना निदानात्मकम परीक्षण का अर्थ है। लक्ष्य क्या है? समस्या कुत्र अस्ति, समस्या कहाँ है यह जानना इसका लक्ष्य है निदानात्मकम परीक्षणम का। उपचारात्मकम शिक्षणम दोषाणाम दूरीकरणम, मतलब कमियों को दूर करना इसका उद्देश्य है। लक्ष्य जब कारणों का पता चल जाए तब पुनः शिक्षण देकर उस कमी को दूर करना है। दोष निवारणाय कृतम शिक्षणम उपचारात्मकम शिक्षणम कथ्यते, दोषों के निवारण के लिए किया गया शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। आकलनस्य साधनानि, आकलन के साधन जैसे कि पोर्टफोलियो है, छात्र के कार्यों का क्रमिक संग्रह, यह छात्र की प्रगति का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है। अवलोकनम, छात्र की गतिविधियों को देखना। मौखिक परीक्षा, उच्चारण और अभिव्यक्ति की जांच हेतु आकलन के साधन है। भाषा विकारा है, भाषाई विकार यहाँ पर देखेंगे। पठन वैकल्यम, पढ़ते समय अक्षरों को पहचानने में कठिनाई जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं। लेखन वैकल्यम, डिस्ग्राफिया जिसे कहा जाता है, लिखने में समस्या, अक्षरों का आकार सही ना होना। गणन वैकल्यम, डिसकैलकुलिया, गणितीय गणनाओं में समस्या। कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि निदानम, निदानम कारण ज्ञानम, इसका अर्थ है कारण जानना। उपचारः समस्या समाधानम, समस्या का समाधान करना। सततम निरंतरम, मतलब हमेशा चलने वाला। प्रतिपुष्टि फीडबैक, शिक्षक और छात्र दोनों के लिए उन्नति का आधार है प्रतिपुष्टि या फीडबैक। तो ये सभी कीवर्ड्स ध्यान रखिएगा। बहुभाषिकता एवं समावेशी शिक्षा। बहुभाषिकता संसाधन रूपेण बहुभाषिकता, बहुभाषिकता हमेशा एक संसाधन के रूप में होती है, इसे ध्यान रखिएगा। अस्मितायाः निर्माणम, भाषा बालक की पहचान का निर्माण करती है। संज्ञानात्मक विकास, जो बालक एक से अधिक भाषाएं जानते हैं उनका संज्ञानात्मक विकास अधिक होता है। तो ये सब बहुभाषिकता के बारे में बताया गया है। समावेशी शिक्षा के बारे में सिद्धांत है सर्वेषां कृते शिक्षा, मतलब सभी के लिए शिक्षा। स्वरूप के बारे में है एक ही कक्षा में सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ पढ़ते हैं। शिक्षकस्य भूमिका, इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए समावेशी शिक्षा में? शिक्षक को प्रत्येक बालक की वैयक्तिक भिन्नता का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है गद्य पद्य नाटक शिक्षणम, गद्य पद्य और नाटक शिक्षण। गद्य शिक्षणम के बारे में बात करेंगे। मुख्य उद्देश्य है इसका ग्रहणम एवं अभिव्यक्ति, सुनकर पढ़कर समझना और बोलना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। विशेषता क्या है? गद्य में व्याकरण और शब्द भंडार की वृद्धि पर बल दिया जाता है। प्रमुख विधि है उद्बोधन विधि, इसमें शिक्षक प्रत्यक्ष वस्तु या चित्र दिखाकर शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। गद्यम कवीनाम निक्सम वदंती, गद्य कवियों की कसौटी है, कथन दिया गया है। पद्य शिक्षण के बारे में बताया गया है। काव्य शिक्षण के बारे में मुख्य उद्देश्य है इसका रसानुभूति एवं सौंदर्यानुभूति, रस और आनंद का अनुभव करना इसका मुख्य उद्देश्य है। विशेषता यहाँ व्याकरण पर ध्यान कम और भावों पर अधिक दिया जाता है। प्रमुख विधियां हैं दंडान्वय विधि, वाक्य को व्याकरणिक क्रम कर्ता कर्म क्रिया में रखना। यहाँ दंड का अर्थ क्या है? वाक्य है। खंडान्वय विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है, इसमें श्लोक के भाव को समझने के लिए शिक्षक छोटे छोटे प्रश्न पूछता है। भाष्य विधि श्लोक की विस्तृत व्याख्या करना, इसे व्यास विधि भी कहते हैं। नाटक शिक्षणम के बारे में बताया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है संस्कार शिक्षणम एवं चरित्र निर्माणम। विशेषता है नाटक का मुख्य तत्व अभिनय है। प्रमुख विधि है कक्षाभिनय विधि और रंगमंच विधि। कक्षा अभिनय विधि में छात्र कक्षा में ही पात्र बनकर संवाद बोलते हैं, यह सबसे श्रेष्ठ विधि है। मंच पर नाटक खेलना रंगमंच विधि है, यह खर्चीली और कठिन होती है। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षणम।
व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भाषा शुद्धता, भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना। विधि है आगमन निगमन विधि, उदाहरण से नियम और नियम से उदाहरण। परीक्षा में दोस्तों यदि प्रश्न आए कि पद्य शिक्षण से प्रमुख उद्देश्यम किम, तो आपका उत्तर हमेशा आनंदानुभूति एवं या रसानुभूति होना चाहिए, ना कि व्याकरण ज्ञान। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। एनसीएफ 2005 एवं संस्कृत के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार संस्कृत का स्थान है त्रिभाषा सूत्रम। संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत वैकल्पिक या अतिरिक्त भाषा के रूप में स्थान दिया गया है। लक्ष्य क्या है? भाषा शिक्षण का लक्ष्य केवल परीक्षा पास करना नहीं है, बल्कि विचार शक्ति का विकास करना है। एनसीएफ के अनुसार संस्कृत एक समृद्ध शास्त्रीय भाषा है। एनईपी 2020 एवं संस्कृतम, संस्कृत को मुख्य धारा में लाने पर बल दिया जाता है, मेन स्ट्रीम में लाने पर बल दिया जाता है। विद्यालय शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर संस्कृत को एक विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एनईपी 2020 में कहा गया है पद्धति है संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से और रोचक तरीके से पढ़ाया जाए। आरटीआई 2009 शिक्षा का अधिकार धारा 29, इसके अनुसार शिक्षा का माध्यम जहां तक संभव हो मातृभाषा में होना चाहिए। दंड निषेध, शारीरिक और मानसिक दंड पूर्णतः वर्जित है। संस्कृत कक्षा में भयमुक्त वातावरण होना चाहिए। नेक्स्ट है पठन कौशल से प्रकार, पठन के सूक्ष्म प्रकार जैसे कि स्कैनिंग है, विहंगम दृष्टिपाता अथवा विशिष्ट सूचना अन्वेषणम, जब हम किसी विशिष्ट जानकारी जैसे तारीख या नाम के लिए तेजी से पढ़ते हैं। एक है स्किमिंग सार ग्रहणम, जब हम पूरे पाठ का मुख्य विचार या सारांश जानने के लिए ऊपर से पढ़ते हैं तो उसे स्किमिंग कहते हैं। चलिए दोनों ध्यान रखिएगा। भाषा शिक्षणे त्रुटिराम स्थानम, गलतियों का स्थान भाषा शिक्षण में। शिक्षणस्य अंगम, गलतियां दोस्तों सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं, एक अंग हैं, वे बाधा नहीं है। प्रतिपुष्टि, गलतियां शिक्षक को यह समझने में मदद करती हैं कि बालक कैसे सीख रहा है। तो दोनों ध्यान रखिएगा। स्टीफन क्रैसन का भाषा अधिग्रहण सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। I+1 बोधनिवेश, छात्र को उसकी वर्तमान क्षमता I से थोड़ा उच्च स्तर का भाषाई परिवेश I+1 देना चाहिए। अवरोधक इसमें है यदि छात्र डरा हुआ या तनाव में है तो वह भाषा नहीं सीख पाएगा, अतः कक्षा का वातावरण भय मुक्तम होना चाहिए। स्टीफन क्रैसन के 5 उपकल्पना यहाँ पर हैं। अर्जन अधिगम उपकल्पना, अर्जन सहज है, अधिगम सचेत। निगरानी उपकल्पना, सीखा हुआ व्याकरण केवल सुधारक का कार्य करता है। प्राकृतिक क्रम उपकल्पना, भाषा के नियम एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। एक है निवेश उपकल्पना, इनपुट I+1 सिद्धांत है इसमें। भावात्मक छलनी उपकल्पना, चिंता और आत्मविश्वास का प्रभाव। BICS एवं कैल्प, BICS का फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, आधारभूत अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशलम, यह दैनिक बोलचाल की भाषा है जैसे मित्रों से बात करना। कैल्प कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, संज्ञानात्मक शैक्षिक भाषा प्रवीणता, यह कठिन उच्च स्तरीय और विषय आधारित भाषा है जैसे कक्षा में व्याकरण या दर्शन पढ़ना। दोनों ध्यान रखिएगा। भाषा शिक्षणे उपागमः एवं प्रविधि, उपागमः यह शिक्षा का दर्शन है जैसे रचनावादी उपागम। विधि के बारे में है, पढ़ाने का व्यवस्थित तरीका जैसे प्रत्यक्ष विधि। प्रविधि कक्षा में शिक्षक द्वारा बनाई गई छोटी छोटी युक्तियां जैसे खेल या पहेली। पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम, पाठचर्या इसमें विद्यालय के सभी अनुभव खेल प्रार्थना पढ़ाई शामिल होते हैं, यह व्यापक होता है पाठचर्या। पाठ्यक्रम यह केवल विषय की विषय वस्तु तक सीमित है। चलिए अब यहाँ पर 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। प्राथमिक स्तरे बालकस्य भाषाई सामर्थ्यस्य आकलने कः सर्वाधिकम प्रभावकारी, मतलब प्राथमिक स्तर पर बालक के भाषाई सामर्थ्य के आकलन में क्या सर्वाधिक प्रभावकारी है। तो सबसे ज्यादा प्रभावकारी यहाँ पर पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है चित्रात्मक पुस्तकानि पठन प्रक्रियायाम कथम सहायम कुर्वन्ति, चित्रों वाली पुस्तकें
पठन प्रक्रिया में कैसे सहायता करती हैं? तो देखिए दोस्तों, चित्राणाम सहायेन अर्थस्य अनुमानम कर्तुम, चित्रों की सहायता से अर्थ का अनुमान लगाने के लिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षायाम भाषा शिक्षण से मुख्योपदेश्यम अस्ति। प्राथमिक कक्षा में भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। क्या है मुख्य उद्देश्य? विभिन्न संदर्भेषु भाषायाः प्रभावी प्रयोगा, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदा अध्यापिका छात्रान् स्व अनुभवान् लिखितुं कथयत तदा सा प्रोत्साहनम ददाति। जब अध्यापिका छात्रों को अपने अनुभव लिखने के लिए कहती है तब वह प्रोत्साहन देती है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मौलिक अव्यक्ति, मौलिक अव्यक्ति को। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तब वह प्रोत्साहन देती है मौलिक अव्यक्ति को। भाषा अर्जन यंत्रम एलएडी इति अवधारणा कस्य विकासेन संबद्धा, किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा नॉम चॉम्स्की, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तरे कविता शिक्षणे सर्वाधिकम ध्यानम कस्य उपरि भवेत्। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण में सर्वाधिक ध्यान किस पर होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा सस्वर गायन आनंदानुभूतौषा, सस्वर गायन और आनंदानुभूति पर। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकः छात्रः स्व मातृभाषया पूर्णतया संवादं करोति किंतु अन्य भाषा शिक्षणे सह कठिनताम अनुभवति, अत्र मातृभाषा अस्ति। एक छात्र अपनी मातृभाषा में पूर्ण संवाद करता है किंतु अन्य भाषा सीखने में कठिनाई अनुभव करता है। यहाँ मातृभाषा है, यहाँ मातृभाषा सहायक स्वरूप के रूप में है, सहायक स्वरूप के रूप में है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक कक्षायाम प्रिंट समृद्ध परिवेशः सूचयति। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा छात्रस्य कृते उपलब्ध पठन सामग्री, छात्र के लिए उपलब्ध पठन सामग्री। प्राथमिक कक्षायाम प्रिंट समृद्ध परिवेशः सूचयति, छात्रस्य कृते उपलब्ध पठन सामग्री, छात्र के लिए उपलब्ध पठन सामग्री। श्रवण भाषण पठन लेखन कौशलानां विकासः भवति। सुनने बोलने पढ़ने और लिखने के कौशलों का विकास होता है। कैसे होता है? एकीकृत रूप में होता है, एकीकृत रूपेण। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षकः कथा कथन समय स्वरस्य आरोह अवरोह करोति, एतत् किम अस्ति। शिक्षक कथा सुनाते समय स्वर का उतार चढ़ाव करता है, यह क्या है? यह दोस्तों भाषण कौशलस्य अंगम है, मतलब भाषण कौशल का अंग है। प्राथमिक स्तरे भाषा अधिगम किमर्थम कठिनम भवति। तो देखिए दोस्तों, स्वाभाविक परिवेशस्य अभावात्, स्वाभाविक परिवेश के अभाव से भाषा प्राथमिक स्तर पर भाषा अधिगम किमर्थम कठिनम भवति। कब कठिन होता है भाषा अधिगम? जब स्वाभाविक परिवेश का अभाव होता है। कह विधि क्रीड़ा विधि इति कथ्यते। देखिए दोस्तों, मॉन्टेसरी विधि या फ्रॉवेल विधि कहा जाता है क्रीड़ा विधि को। क्या कहा जाता है? क्रीड़ा विधि को फ्रॉवेल विधि या मॉन्टेसरी विधि कहा जाता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तरे आकलनम भवेत्, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्राथमिक स्तरे आकलनम भवेत्, राइट आंसर हो जाएगा निरंतरम रचनात्मकम चा, निरंतर और रचनात्मक आकलन होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आकलन होना चाहिए निरंतर और रचनात्मक। यदा एकः बालकः पठन समये स्वरलोपम करोति तर्हि सः ग्रस्ता अस्ति। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, पढ़ने में जब कठिनाई होती है तो डिसलेक्सिया से वह संबंधित होता है। तो डिसलेक्सिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वरलोपम यहाँ पर लिखा गया है, पठन समय स्वरलोपम। भाषा शिक्षणे
प्रोत्साहनम किम करोति। देखिए दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया गतिम वर्धयति, शिक्षण प्रक्रिया की गति बढ़ाता है। भाषा शिक्षण में प्रोत्साहन क्या करता है, शिक्षण प्रक्रिया की गति को बढ़ाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अकादमिक भाषा प्रवीणता कैल्प इति अवधारणा केन प्रतिपादिता है। कैल्प की अवधारणा किसने दी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा जिम कमिंस ने दी थी। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षणस्य संदर्भ विधि कह कथ्यते, व्याकरण शिक्षण की संदर्भ विधि किसे कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पाठम पठन्ते एवं व्याकरण व्याकरण नियमानाम ज्ञापनम, पाठ पढ़ाते समय ही प्रसंग के अनुसार व्याकरण के नियमों को बताना। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विहंगम दृष्टिपातः इति पठन प्रकारस्य प्रयोगः क्रियते, स्कीमिंग के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। विहंगम दृष्टिपातः, तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लेखस्य मुख्य भावस्य सारांशस्य व बोधाय, लेख के मुख्य भाव या सारांश को समझने के लिए। समीपस्थ विकास मंडलम जेडपीडी इति सिद्धांते पासाह अस्ति, इसके फोल्डिंग है, इसके फोल्डिंग के बारे में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी सहायता, अस्थायी सहायता आपका राइट आंसर हो जाएगा। समीपस्थ विकास मंडल के सिद्धांत में पास या इसके फोल्डिंग क्या है, तो अस्थायी सहायता है। स्टीफन क्रैसन महोदयस्य नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस किम कथयति कथयति, तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भाषा नियमानाम अधिग्रहणम एका निश्चित क्रमेण भवति, भाषा के नियमों का अधिग्रहण एक निश्चित क्रम में होता है, ऐसा स्टीफन क्रैसन महोदय ने कहा है। उच्च प्राथमिक स्तरे गद्य शिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यम अस्ति, उच्च प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, राइट आंसर हो जाएगा अर्थबोधा तार्किक चिंतनम चा, अर्थबोध और तार्किक चिंतन। यदा छात्रा एकस्य पाठस्य विश्लेषणं कुर्वन्ति ततः निष्कर्षं निष्कासयन्ति तर्हि एतत् अस्ति। देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गहन पठनम, इसे गहन पठन कहा जाता है। यदा छात्रा एकस्य पाठस्य विश्लेषणं कुर्वन्ति ततः निष्कर्षं निष्कासयन्ति तर्हि एतत् अस्ति, तो इसे गहन पठन कहा जाता है। बहुभाषिकतायाः संदर्भे भाषा सेतु किमस्ति, राइट आंसर हो जाएगा एकया भाषया अन्य भाषा शिक्षणे सहायम, एक भाषा से दूसरी भाषा सीखने में सहायता। नेक्स्ट है निगम विधि भाषा शिक्षणे कुत्र उपयोगी भवति, तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तरे व्याकरण शिक्षार्थम, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षा के लिए यह विधि उपयोगी है। नेक्स्ट है आकलन प्रक्रियायाम फीडबैक कस्य कृते अनिवार्यः, देखिए दोस्तों आकलन प्रक्रिया में फीडबैक किसके लिए अनिवार्य है पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है केवल छात्र केवल शिक्षक, तो राइट आंसर हो जाएगा उभयोः कृते, छात्र और शिक्षक दोनों के लिए अनिवार्य है। भाषा प्रकटीकरणे उत्पादक शब्दावली का अस्ति, यहाँ पर उत्पादक शब्दावली के बारे में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों ये साम शब्दानाम प्रयोगम वयम भाषणे लेखने चा कुर्मः, जिन शब्दों का प्रयोग हम बोलने और लिखने में करते हैं उसे उत्पादक शब्दावली के अंतर्गत रखा जाता है, प्रोडक्टिव वोकेबुलरी के अंतर्गत रखा जाता है भाषा प्रकटीकरण में। अंतः विषयक उपागम भाषा शिक्षणे किम सूचयति, राइट आंसर हो जाएगा भाषाम इतिहास विज्ञानादि विषय सह संबद्धम कृत्वा पठनम, भाषा को इतिहास विज्ञान आदि विषयों के साथ जोड़कर पढ़ना। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तरे रचनात्मक लेखनस्य मापदंडः अस्ति, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विचाराणाम मौलिकता, उच्च प्राथमिक स्तरे रचनात्मक लेखनस्य मापदंडः अस्ति, रचनात्मक लेखन
का मापदंड है विचाराणाम मौलिकता। एकः अध्यापकः छात्रान् पाठ्य पुस्तकात् बहिः अपि पठितुं प्रेरयति, एतत् किमस्ति? एक अध्यापक छात्रों को पाठ्य पुस्तक से बाहर भी पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो इसे कहा जाता है व्यापक पठनम। क्या कहा जाता है? एक्सटेंसिव रीडिंग, व्यापक पठनम कहा जाता है। भाषा शिक्षणे संप्रेषणात्मक उपागमः बलम ददाति। भाषा शिक्षण में संप्रेषणात्मक उपागम बल देता है किस पर? भाषाया अर्थपूर्ण प्रयोगे, भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग पर बल देता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।